सर आप लोग प्रेजेंटेशन शेयर कर लो। जी ये मैंने शेयर किया आपके साथ प्रेजेंटेशन, आपको नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो कल हम आज इंशाल्लाह ताला हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और मेरे नज़दीक तो शायद ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं था, बल्कि इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी पावर की। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। कल हम जो काम कर रहे थे वो ये था कि हमने कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में पढ़ा था और हमने कहा था कि जब भी हम बात करते हैं किसी सर्किट में कंप्लीट पावर एक्टिविटी की, कि क्या पावर की एक्टिविटी हो रही है, कितनी पावर है जो एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी पावर है जो सिर्फ एक्सचेंज हो रही है, जो सर्किट में सर्कुलेट कर रही है। जब कंप्लीट पावर एक्टिविटी की बात करनी है तो हम उस वक्त बात करेंगे कॉम्प्लेक्स पावर की। तो हमने कॉम्प्लेक्स पावर डिफाइन किया था, एंड कॉम्प्लेक्स पावर वाज इक्वल टू VRMS into IRMS conjugated, where V and I both are the phasors of the RMS values. और फिर हमने कहा कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स पावर जो है उसके लिए कुछ फार्मूलाज हमने इवॉल्व किए और हमने कहा अपने किसी भी इम्पिडेंस की जो कॉम्प्लेक्स पावर एसोसिएटेड है वो अगर आपने फाइंड करनी है तो दैट इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर इंटू Z और VRMS स्क्वायर डिवाइड बाय Z कॉन्जुगेट, राइट। तो ये हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स पावर का फॉर्मूला आया था और हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स पावर जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट। और रियल पार्ट इज द एवरेज पावर और ये वो एक्चुअल पावर है जो आपके सर्किट में डिसिपेट हो रही है। और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स पावर का इमेजिनरी पार्ट है Q है, दैट इज द पावर दैट इज जस्ट बीइंग ऑसिलेटेड विद इन द सर्किट। यानी ये वो पावर है, ये वो एनर्जी एक्सचेंज है जो सोर्स और रिएक्टिव एलिमेंट्स के बीच में हो रहा होता है। इसमें कोई पावर कंज्यूम नहीं हो रही बल्कि एनर्जी एक्सचेंज हो रहा होता है फॉर अ पार्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम द सोर्स टू द एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम द एनर्जी ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट बैक टू द सोर्स। तो यहाँ कोई एनर्जी, किसी भी किस्म की एनर्जी डिसिपेट नहीं होती, इसीलिए इसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ द पावर कहते हैं, टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द रियल पार्ट ऑफ द पावर। तो हमारे पास जो रियल पार्ट है दैट इज इक्वल टू, it's denoted by P, and that is equal to VRMS IRMS into cos of the power factor angle or cos of theta, and Q is equal to VRMS into IRMS into the sine of power factor angle. और हमारे पास जो रिएक्टिव पावर है वो हमारे पास हमने कहा दो तीन तरह की हो सकती है। अगर हमारे पास रेजिस्टिव लोड हो तो रिएक्टिव पावर 0 होगी, और अगर रिएक्टिव पावर नेगेटिव है तो आपके पास कैपेसिटिव लोड है, और अगर रिएक्टिव पावर जो है पॉजिटिव है तो आपके पास इंडक्टिव लोड है। और कॉम्प्लेक्स पावर जो है इसको हम वोल्ट एम्पियर्स में डिफाइन करते हैं, जबकि जो हमारे पास एवरेज पावर है उसको हम वॉट्स में डिफाइन करते हैं, और जो रिएक्टिव पावर है उसको हम वोल्ट एम्पियर्स रिएक्टिव में डिफाइन करते हैं। और ये कुछ कॉम्प्लेक्स पावर के कुछ यूजफुल फार्मूलाज थे जो पीछे हमने उनको किया था फाइंड, और यहाँ पे उनको ये एक अच्छी स्लाइड है इस लिहाज से कि आप इसको देख के एक आपके पास समरी आ जाती है कि आपने क्या पढ़ा और उसमें कौन कौन से फार्मूलाज जो हैं वो important है। तो पावर फैक्टर बेसिकली इज द रेशियो बिटवीन द एवरेज पावर एंड द अपरेंट पावर और द कॉम्प्लेक्स पावर। तो हमने पावर ट्रायंगल डिफाइन की जो कि एक बड़ी अच्छी चीज थी, और हमने कहा कि पावर ट्रायंगल इज वेरी सिमिलर टू द इम्पीडेंस ट्रायंगल वेयर S is equal to P plus JQ and Z is equal to R plus JX, राइट। और एंगल जो है हमारे पास वो थीटा ही होता है Z के लिए भी, और थीटा ही एंगल है हमारे पास पावर ट्रायंगल का भी। तो पावर फैक्टर एंगल के बारे में भी ये बात की थी कि पावर फैक्टर एंगल जो है वो हमारे पास वही एंगल होता है जो कि लोड इम्पिडेंस का आपको एंगल नजर आ रहा होता है, दैट इज द पावर फैक्टर एंगल, बिकॉज दैट इज द एंगल दैट इज यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट दैट इज बीइंग सप्लाइड टू द लोड। और फिर हमने कहा कि पावर ट्रायंगल का फायदा ये है कि अगर आपको इसमें से दो पैरामीटर्स जो है वो मालूम है तो फिर आप बाकी के दो पैरामीटर्स जो है मालूम कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने पावर ट्रायंगल बनी हुई है, इसमें चार पैरामीटर्स हैं, S है, P है, Q है, थीटा है। तो बिल्कुल जिस तरह इम्पीडेंस ट्रायंगल में अगर आपके पास इसमें से कोई से भी पैरामीटर्स हो, R हो और थीटा हो, तो आप Z और X मालूम कर सकते हैं इस तरह का। तो ये इसका फायदा ये है, और मेरा आपको सजेशन ये है कि आप पावर ट्रायंगल जरूर ड्रॉ कर लिया करें ताकि आपको जो है
वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि यार मेरे पास क्या अवेलेबल है और क्या चीज़ है जो कि मैंने फाइंड करनी है। फिर हमने पावर ट्रायंगल को देखा था, हमने कहा था कि हमारे पास जो पावर ट्रायंगल है उसमें एस जो है दैट कैन लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और द फोर्थ क्वाड्रेंट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल पैसिव एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। जब पैसिव एलिमेंट्स की बात हो रही होती है जिसमें रेजिस्टेंसेज हैं, कैपेसिटर्स हैं और इंडक्टर्स हैं, तो आपके पास एस जो है दैट कैन लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और एस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा अगर आपके पास लैगिंग पावर फैक्टर हो यानी इंडक्टिव लोड हो, और एस फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा अगर आपके पास लीडिंग पावर फैक्टर हो यानी कि आपके पास कैपेसिटिव लोड हो। और फिर हमने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स किए थे। सो वी आर ऑल सेट। आज जो हम चीज पढ़ेंगे दैट इज द पावर फैक्टर करेक्शन। हाउ डू यू करेक्ट ये पावर फैक्टर। और इसमें हम ये कहते हैं कि पावर फैक्टर करेक्शन का मतलब ये होता है कि आप जो एवरेज पावर है उसको डिस्टर्ब किए बगैर सर्किट का पावर फैक्टर बेहतर करना चाहते हैं। अच्छा, क्यों करना चाहते हैं, इससे में क्वेश्चन आना चाहिए ना। हमने पीछे बात की थी कि आपका सर्किट जो है वो उतनी ज्यादा अच्छी पावर ट्रांसमिशन है उसकी जितनी कि आपकी अपेरेंट पावर आपकी एवरेज पावर के करीब हो। अगर आपकी अपेरेंट पावर एवरेज पावर के करीब हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास सर्किट जो है उसकी ट्रांसमिशन बेहतर। और अगर आपको याद हो, हमने लोड मैचिंग की एक डेरिवेशन भी की थी जिसमें हमने कहा था कि अगर हमारी लोड इम्पिडेंस जो है वो सोर्स इम्पिडेंस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो तो फिर हमारी पावर की तमाम ट्रांसमिशन जो है वो एवरेज हो जाएगी और वो ट्रांसमिशन हो जाएगी जो कि लोड को मिल रही है। तो ये देखो, लेट्स से कि पावर फैक्टर का इससे ताल्लुक क्या है। ये आपके पास एक ट्रायंगल है, पावर ट्रायंगल, ठीक है। दिस इज योर थीटा, so this is P and this is Q and this is S। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास S is almost the magnitude of S is almost equal to the magnitude of Q because your theta is nearer to 90 degrees. On the other hand, सेकेंड ट्रायंगल में आप देखें कि आपके पास जो S है that is nearer to P when your theta is nearer to 0 degrees, ठीक है। तो आपके पास थीटा जो है वो जितना ज्यादा पावर फैक्टर एंगल जो है वो आप जितना ज्यादा स्मॉल करेंगे आपके पास पावर फैक्टर उतना ही लार्ज होता चला जाएगा। बिकॉज पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर इज कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो आपके पास पावर फैक्टर क्योंकि कॉज ऑफ थीटा है तो यहाँ पर आपके पास थीटा जितना स्मॉल होगा कॉज ऑफ थीटा इज गोइंग टू बी नियर टू 1, जितना भी आप थीटा स्मॉल लेते हैं। और जब आपके पास थीटा जो है वो आप उसको लार्ज करते जाएंगे तो योर कॉज ऑफ थीटा इज गोइंग टू बी गो टुवर्ड्स 0। तो आपके पास जो पावर की ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी है वो खराब होती चली जाएगी। तो पावर फैक्टर करेक्शन में हम बेसिकली करते क्या हैं कि हम कॉस थीटा को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, कॉस थीटा को एज नियर 1 करने की कोशिश करते हैं एज पॉसिबल। और वो तभी पॉसिबल है जबकि आपके पास थीटा जो है वो 0 डिग्रीज है। तो पावर फैक्टर करेक्शन का एक्चुअल सेटअप क्या है। हमारे पास जो आमतौर पे लोड्स होते हैं और इसमें लिखा हुआ डोमेस्टिक लोड्स, इंडस्ट्रियल लोड्स भी, क्योंकि इंडस्ट्री में भी आप जो काम कर रहे हैं, जो प्लांट्स चल रहे हैं उसमें मेनली बहुत बड़ी बड़ी मोटर्स चलती हैं और मोटर्स जो है वो इंडक्टिव लोड्स होते हैं। आप घर में भी देखिए, आपका जो लोड है ये फ्रीजर हैं, जो कूलिंग के डिफरेंट यूनिट्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, या जो वाटर सक्शन की पंप्स चलते हैं, ये तमाम इंडक्टिव लोड्स हैं। तो इंडक्टिव लोड्स जो है वो जब हम इंडक्टिव लोड अच्छा, अब होता क्या है कि इनका बिहेवियर इंडक्टिव है लेकिन जो पावर कंज्यूम हो रही है वो इनके सिर्फ रेजिस्टिव बिहेवियर की वजह से कंज्यूम हो रही है। तो जो इंडक्टिव बिहेवियर है आपके लोड का वो क्या कर रहा है कि वो एनर्जी की जो ऑसिलेशन है बिटवीन द सोर्स एंड द लोड उसको बढ़ा रहा है और हम उसे कम करना चाहते हैं, ठीक है। और उसे हम कम भी करना चाहते हैं और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमारी जो पी की रेटिंग है, जो कंज्यूम पावर की रेटिंग है, वो भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो होता क्या है कि हम जो इंडक्टिव नेचर का हमारा लोड है उसकी हम नेचर भी नहीं बदल सकते। ये मोटर लगी हुई है तो लगी हुई है, तो क्या किया जाए। तो फैक्ट्रीज वगैरह में जहाँ बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं वहाँ पे अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो तो आप देखेंगे कि उन्होंने बाकायदा कैपेसिटर रूम्स बनाए हुए हैं। वो क्या करते हैं कि उनके क्योंकि लोड्स इंडक्टिव हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑसिलेशन पावर की जो है वो नज़र आती है, पावर ज़ाया हो रही होती है, तो वो एक टर्मिनेटिंग कैपेसिटर्स लगाते हैं बड़े बड़े, और वो बड़े बाकायदा बड़े बड़े बॉक्सेस टाइप कैपेसिटर्स होते हैं। और वो कैपेसिटर्स क्या करते हैं कि वो इंडक्टिव लोड के बिहेवियर को काउंटर करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर यही एग्जैक्टली उन्होंने ये दिखाया हुआ है कि वो कहते हैं कि हमारे पास जो इंडक्टिव लोड है उसको तो हम नहीं बदल सकते, तो हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं इस तरीके से कि हम एक कैपेसिटर जो है वो हमारा जो इंडक्टिव रेजिस्टिव लोड है उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देते हैं और हमारा पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। उसके लिए उन्होंने ये ज्योमेट्रिकल डायग्राम भी दी हुई है, इसको जरा देखने की समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये पहली आपके पास जो फिगर है, ये फिगर नंबर 1 ऑन द लेफ्ट, इसको अगर हम देखें, मैं जरा पेन का कलर चेंज कर लूं। जी देखो, अब अगर पावर फैक्टर एंगल है क्या, दिस इज द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। और क्योंकि आपके पास इंडक्टिव लोड है तो द करंट इज गोइंग टू लैग बिहाइंड द वोल्टेज। ये देखिए, अब आपके पास सोर्स है V, अगर ये सोर्स V एक करंट I दे रही है तो यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ एनी करेक्शन I इज इक्वल टू IL, राइट। तो ये देखें, ये आपके पास इस ट्रायंगल में आ जाए, अगर ये आपके पास सप्लाई वोल्टेज थी और आपने अपनी सप्लाई वोल्टेज को स्टैंडर्ड मान लिया और उसके एंगल को आपने 0 कह दिया, तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी करेक्शन, आपकी कोई भी आपने किसी भी किस्म की करेक्शन करने की कोशिश की हो, तो ये आपके वोल्टेज और करंट का आपस में एंगल है। आपका जो टोटल करंट है I, दैट इज इक्वल टू IL, राइट। और जो आपको इस हालत में पावर फैक्टर एंगल मिलेगा वो θ1 है। अब ये θ1 जो है ये अच्छा खासा लैग है करंट और वोल्टेज का, और इस लैग की वजह से जब मैं cos ऑफ θ1 लूंगी तो cos ऑफ θ1 जो है वो मेरे पास एक स्मॉलर नंबर आएगा। अब अगर मैं इसके पैरेलल में ये कैपेसिटर लगा दूं तो कैपेसिटर लगाने से फर्क क्या पड़ा? नाउ आई हैव एन ओरिजिनल करंट I। अब सोर्स को क्या फर्क पड़ा? ये ख्याल रखिएगा कि जो पावर फैक्टर करेक्शन है ना, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स। तो ये है I, और अब I इज इक्वल टू IL प्लस IC। आपके पास जो I है दैट इज इक्वल टू IL प्लस IC। तो IC आप देखिए, IC क्योंकि पैरेलल में लगा हुआ है सोर्स के, इसकी वोल्टेज V है और इसका करंट IC है और ये टोटली कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो ये करंट जो है ये V को लीड करेगा बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, राइट। जो IC करंट है वो वोल्टेज को V को लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। ये देखिए यहाँ पर ये बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज लीड कर रहा है। अच्छा, अब आपके पास ये IL तो अपनी जगह पे था, जो IL इंडक्टर था, लेकिन अब जो करंट I अब आपको मिल रहा है दैट इज IL प्लस IC। आपने IL की रेटिंग को चेंज नहीं किया, तो जब आप हेड एंड टेल रूल से इस IL में इस IC को ऐड करेंगे तो आपके पास जो नेट करंट आएगा वो I आएगा, ठीक है। आपके पास नेट करंट I आया। अब आप देखें कि अगर मैं सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वोल्टेज और करंट का जो मुझे रिलेशनशिप नजर आ रहा है वो इम्प्रूव हो गया है। इम्प्रूव इन द सेंस कि जो करंट का लैग था वोल्टेज के पीछे, वो लैग इम्प्रूव हो गया है और अब मेरे पास नया पावर फैक्टर एंगल जो है वो क्या आ रहा है, θ2, वेयर θ2 इज स्मॉलर देन θ1, राइट। तो ये हमने ये दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट पावर फैक्टर करेक्शन। आप इस तरीके से पावर फैक्टर जो है उसको करेक्ट करते हैं, तो आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया। आप जब cos of θ2 लेंगे तो cos of θ2 is going to be much larger than cos of θ1। ये हुआ कैसे? होता ये है कि देखिए, अब इंडक्टर तो अपनी जगह लगा हुआ है और इंडक्टर का करंट भी आप देखिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हमने करंट की रेटिंग चेंज नहीं की है वहां पे। तो होता ये है कि जब आप एक और एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट इन पैरेलल विद द RL लोड लगा देते हैं ना, तो जो इंडक्टर का एनर्जी एक्सचेंज हो रहा होता है सोर्स के साथ, उसका एक बहुत बड़ा चंक एनर्जी इंडक्टर और कैपेसिटर के एनर्जी एक्सचेंज में चेंज हो जाता है, बजाय इसके कि इंडक्टर जो है वो सोर्स की तरफ रिफ्लेक्ट करे अपनी एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी को, वो अपनी स्टोर्ड एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स द कैपेसिटर। तो सोर्स को ऐसे लगता है, सोर्स की तरफ से ऐसे लगता है कि जैसे जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा था विद द इंडक्टर वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। इस बात को समझिए कि आपके पास जो सोर्स का करंट है, सोर्स करंट वो बेहतर हो गया है। IL वही रहा जो कि IL की रेटिंग थी, जो लोड में से करंट पास हो रहा है, लेकिन अब जो एनर्जी एक्सचेंज सोर्स की तरफ जा रहा था जिसकी वजह से सोर्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा था, वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि बहुत सा एनर्जी एक्सचेंज इज गोइंग टू टेक प्लेस बिटवीन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर लोकली, एंड नन ऑफ दैट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द
source. So this is how you correct the power factor or improve the power factor. This is known as power factor improvement or power factor correction. तो ये आपको समझ आ गया? Yes, ma'am. So ये हमारे पास पावर फैक्टर करेक्शन की हमारी ये पावर ट्रायंगल है, उसके पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हैं. देखिए, जब आपने किसी भी किस्म का कोई कैपेसिटर नहीं कनेक्ट किया हुआ था तो आपकी पावर ट्रायंगल ये थी. ठीक है, ये आपके पास Q1 था. जब आपने कैपेसिटर को, और ये आपके पास θ1 था. ठीक है, आपकी जो पावर ट्रायंगल थी उसमें आपके पास जो Q1 था that was equal to S1 sin of theta, और जो P था that was equal to S1 cos of θ1, राइट. फिर जब आपने करेक्टिव लोड लगाया, करेक्टिव रिएक्टेंस लगाई, कैपेसिटर लगा दिए आपने, तो ये पोर्शन जो है ये कैपेसिटर की वजह से ये इंप्रूवमेंट हुई. जो आपकी रिएक्टेंस थी, इंडक्टिव रिएक्टेंस वाज काउंटर्ड बाय द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंसेस एक दूसरे की ड्युअलिटी में, एक दूसरे के ऑपोजिट में काम करती हैं, तो आपके पास जो नेट रिएक्टेंस थी वो कम हो गई, और आपके पास नेट रिएक्टेंस जो है वो Q2 हुई, और Q2 वाज इक्वल टू Q1 माइनस QC. ठीक है, तो आपके पास जो है वो Q1 Q2 जो है वो नई आपको रिएक्टेंस मिली, एंड दैट वाज इक्वल टू, और जब नई रिएक्टेंस कम हो गई तो जब मैंने पावर ट्रायंगल बनाई तो ये मेरे पास नई पावर ट्रायंगल आई. लेट मी यूज अ डिफरेंट इंक. ये आपकी पावर ट्रायंगल जो है वो इंप्रूव हो गई, और वो ये वाली पावर ट्रायंगल आपके पास. देखिए, इसमें P की वैल्यू नहीं बदली है. अगर आप ये देखें तो आप ये देखेंगे कि इसमें P की वैल्यू नहीं बदली, P की वैल्यू रिमेन्स द सेम. अब इस हालत में आपके पास P क्या है? P है S2 cos of θ2, राइट, और Q2 जो है that is equal to S2 sin of θ2. P remains same. जो हम कह रहे थे कि हम अपने लोड की जो रेटिंग है एनर्जी की, उस रेटिंग को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो वो डिस्टर्ब नहीं हुई. आपने रिएक्टेंस के जरिए जो है वो पावर ट्रायंगल को इंप्रूव कर लिया, आपने थीटा की वैल्यू चेंज कर दी. और देखो, इसका मतलब है कि S2 cos of θ2 शुड बी इक्वल टू S1 cos of θ1, है ना, क्योंकि P remains the same. जी, तो अब आपने पावर फैक्टर करेक्शन करनी है. तो एक्चुअल पावर फैक्टर करेक्शन करनी कैसे है? आपने एक कैपेसिटर लगाना है. तो मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर. मैं जरा पावर फैक्टर, पावर ट्रायंगल दोबारा बनाने की कोशिश करती हूँ. इट इज समथिंग लाइक दिस. Q2, और जो टोटल हमारे पास ओरिजिनल आ रही थी, Q1. ठीक है, तो ये हमारे पास पावर ट्रायंगल थी जो कि हमारे पास इंप्रूवमेंट हुई. अब इसमें देखिए, आपके पास जो है वो P पीछे भी हमने लिखा था, P was equal to S1 cos of θ1 and Q1 was equal to S1 sin of θ1. तो इसका मतलब है कि हमारे पास Q1 is equal to P tan of θ1, राइट. तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं कह सकती हूँ इन दोनों इक्वेशंस को देख के कि P over Q1 is equal to tan of θ1, right. और in other words, मेरे पास जो सॉरी, P over Q over P sin over cos tan, राइट. तो अगर मैं Q1 over P करूं
So that is equal to S1 will cancel and I will have tangent of theta 1. राइट तो यहाँ से मेरे पास ये रिलेशनशिप आ जाता है कि Q1 इज इक्वल टू P टेंजेंट ऑफ थीटा 1. इसी तरह जो है वो अगर मैं जो मेरे पास इम्प्रूव पावर फैक्टर है उसमें अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो P है दैट डजंट ऑल्टर. आप ट्रायंगल की तरफ देख लें तो आपके पास इसी तरह का रिलेशनशिप आता है कि आपके पास P इज इक्वल टू S2 cos ऑफ थीटा 2, जो पीछे मैंने लिखा भी था, एंड Q2 इज इक्वल टू S2 साइन ऑफ थीटा 2. तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करूं तो मेरे पास आता है Q2 ओवर P इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा 2 और Q2 इज इक्वल टू P टेंजेंट ऑफ थीटा 2. राइट तो मैंने Q1 के लिए एक वैल्यू फाइंड कर ली और Q2 के लिए, और मुझे पता चला कि जो मेरे पास रिएक्टिव पावर थी बिकॉज ऑफ द कैपेसिटर दैट वाज QC. तो आप ट्रायंगल को देखें तो QC इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2. राइट ये यहाँ पे दिस इज QC प्लस Q2 ये है, तो Q1 इज इक्वल टू QC प्लस Q2, और इन अदर वर्ड्स मेरे पास जो QC आता है दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2. राइट तो अगर इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस करती हूँ Q1. अस्सलाम वालेकुम, मेरी क्लास हो रही है. मेरी क्लास हो रही है. अच्छा मैं किसी को भेजती हूँ. प्लीज 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, मैं भी. I'm so sorry, these things happen. अच्छा जी, तो हमारे पास we have the expression for QC which is Q1 minus Q2, and since Q1 is equal to P tan of theta 1 and Q2 is equal to P tan of theta 2, तो आपके पास QC जो है that is the difference between these two, right? So this is the equation that we arrive at. और फिर अब आपके पास, अच्छा अब हमने पीछे जो एक फाइंड की थी वैल्यू हमने पावर के लिए, अगर आपको याद हो जब हम कॉम्प्लेक्स पावर को सॉल्व कर रहे थे तो हमने कहा था कि हमारे पास QC इज इक्वल टू VRMS स्क्वायर ओवर XC, और जो कैपेसिटर होता है उसका XC होता है 1 ओवर ओमेगा C. राइट J को आप छोड़ दें. जब आप ये कहते हैं कि आपके पास Z इज इक्वल टू R प्लस JX तो फिर J की बात नहीं होगी. तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C. तो जब आपके पास 1 ओवर ओमेगा C की आप वैल्यू रिप्लेस करोगे तो QC विल बी इक्वल टू x VRMS स्क्वायर ओवर 1 ओवर ओमेगा C, दैट इज इक्वल टू ओमेगा C VRMS स्क्वायर. तो यू हैव वैल्यू फॉर QC in equation 2
and you have a value for QC in equation 1, and when you equate these two तो आपके पास जो है वो C के लिए एक वैल्यू आ जाती है. C is equal to QC over omega VRMS square, और उसमें आप जो है वो QC की वैल्यू को आप रिप्लेस कर दीजिए. QC is equal to P tangent of theta 1 minus tangent of theta 2 over omega VRMS square. ये इस तरीके से C की वैल्यू लिखने का पर्पस ये एग्जाम में बात होनी चाहिए. देखिए P हम चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है. इसमें से कोई सी भी वैल्यू सिवाय थीटा 1 और थीटा 2 के ऐसी नहीं है जो कि चेंज हो रही हो. ओमेगा हमारी ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी है. VRMS हमारी सोर्स की RMS वोल्टेज है विच इज नॉट चेंजिंग, राइट. चेंज क्या हो रहा है, आपके पास एक पुराना थीटा 1 था और एक आपने डिजायर्ड थीटा 2 डिफाइन किया कि भाई मैं इस ऑपरेशनल पावर फैक्टर एंगल के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो इम्प्रूव करने के लिए मुझे बताओ कि C की वैल्यू क्या होगी. सो दिस इज हाउ द इक्वेशन वर्क्स फॉर यू. You know the value of P that is unique to your circuit. You know the operational frequency. You know the RMS value of the supply voltage. तो ये तमाम चीजें ऑलरेडी डिफाइंड है. आप कहते हैं जी मेरा ओल्ड थीटा 1 ये था और इम्प्रूव थीटा 2 जो है वो ये होना चाहिए, और उस लिहाज से मुझे बता दो कि मैं क्या C की वैल्यू लगाऊं कि थीटा 2 मुझे वो मिल जाए जो कि मैं चाहता हूं. सो दिस इज हाउ यू डू दिस थिंग, ठीक है जी. तो ये ऐसे आप पावर फैक्टर करेक्शन करते हैं अपनी मर्जी का कैपेसिटर लगा के. और इसमें आपके पास जो रियल पावर होती है जो लोड में डिसिपेट हो रही होती है वो नहीं बिल्कुल भी डिस्टर्ब होती है. वो इसलिए डिस्टर्ब नहीं होती कि जो आपने कैपेसिटिव रिएक्टेंस लगाई है उसने ऑन एवरेज कोई पावर डिसिपेट नहीं करनी. जो आपने सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंट्रोड्यूस की है उसने कोई पावर यहाँ पर डिसिपेट नहीं करनी. और अगर आपके पास लोड जो है वो कैपेसिटिव है और आप एक लीडिंग पावर फैक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपने लोड के पैरेलल में एक इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो लगाएंगे ताकि आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हो सके. बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको करेंगे. पावर फैक्टर ट्राइंगल जो है उसको आप दोबारा से ड्रॉ कीजिए और आपके पास QL जो है दैट इज इक्वल टू VRMS स्क्वायर ओवर ओमेगा L, और उसमें आप यहाँ से L इज इक्वल टू L की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज इक्वल टू VRMS स्क्वायर ओमेगा इनटू QL, और QL जो है वो आपके पास Q1 माइनस Q2 है. वहाँ पे सर्किट पे जाइए, ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप्स थीटा 1 और थीटा 2 के जो है वो डिराइव करें एंड यू रिप्लेस दिस वैल्यू इनटू Q1 एंड Q2, ठीक है. दिस इज हाउ यू डू इट. समझ आ गया है कि पावर फैक्टर करेक्शन हमने कैसे किया, द डेरिवेशन. Yes, ma'am. So here we have a practice problem. We have to find the value of parallel capacitance needed to correct a load of 140 kVAR at 0.85 lagging power factor to unity power factor. All right. देखिए आपके पास जो है वो पावर फैक्टर क्या है. पहला वो है जी cos of theta 1 which is equal to 0.85. तो थीटा 1 क्या होगा आपके पास, दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.85. वुड यू प्लीज टेल मी कि cos इनवर्स ऑफ 0.85 क्या है. Uh, 31.78. So your theta 1 is equal to 31.78. दिस इज गिवन. और आपको जो है वो लोड उसने क्या दिया हुआ था 140 kVAR एट 0.85 लैगिंग. तो मैं ट्रायंगल बनाना चाहूंगी, ठीक है जी. ये मेरा थीटा 1 था और ये मेरे पास जो है ये P था जो कि मुझे नहीं पता, और ये जो है ये 140 kVAR है, ठीक है. और हमारे पास VRMS जो है वो आ गया है 110 वोल्ट्स, और हमारे पास जो ओमेगा है दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, दैट इज 2 पाई इंटू 60, दैट इज 125 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है. आपने जो है वो पैरेलल कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, तो C वाज इक्वल टू व्हाट, C इज इक्वल टू P टेंजेंट ऑफ थीटा 1 माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाय क्या था ओमेगा VRMS या VRMS स्क्वायर. ठीक हो गया. अच्छा अब इसमें आप ये देखें कि ये आपके पास वैल्यू जो है. अच्छा अब थीटा 2 क्या चाहिए आपको,
θ2 जो है हम चाहते हैं कि cos of θ2 शुड बी इक्वल टू 1। वो कहता है यूनिटी पावर फैक्टर चाहिए, तो इसका मतलब है θ2 क्या है, 0, right? So tangent of θ2 is also going to be 0. So what we have is we have P tangent of θ1 divided by omega V RMS square. तो P tangent of θ1 क्या है? Look at the triangle. Isn't it equal to Q? हमने बात की थी। Yes, ma'am. है ना? It is equal to Q1. तो Q1 तो हमें given है, that is equal to 140 into 10 raised to power 3, और omega is equal to 120 into pi and into 110 into 110. So the 10 raised to power 3 gets cancelled with these three zeros. And what we have is C is equal to 140 divided by 12 into pi into 11 into 11 is 121. ये फाइन करके मुझे बताइए क्या आ रहा है। 0.031. 0.031। अच्छा, इसका 0.03069 आ रहा है। जी मैम, मैंने राउंड ऑफ करके बताया, मतलब 0.03069 आ रहा था, तो मैंने हाँ, फिर आपको मतलब मैं चाह रही हूँ कि आप समझ आ रहे हैं कि ये, तो देखो इसको अगर मैं ये करूँ कि I multiply it with a 10 raised to power 3 and a 10 raised to power minus 3, so this becomes a 30.69 into 10 raised to power minus 3, and this is equal to 30.69 millifarad. अच्छा, इस तरह लिखने का रीज़न क्या है? मैंने क्यों नहीं कहा कि 0.03069 ठीक है, वो भी ठीक आंसर था, लेकिन जब आप एक्चुअली कैपेसिटर खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको मिली फेराड, माइक्रो फेराड, नैनो फेराड में कैपेसिटर मिलते हैं। आपने एक दुकानदार से बात करनी है तो वो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं है, आप उसे कहेंगे 0.03069 फेराड का कैपेसिटर चाहिए, तो आई थिंक ही वोंट लाइक इट। तो इसलिए हम जो है, हम आमतौर पर कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास हार्डवेयर के कंपोनेंट्स की वैल्यूज आ रही हैं वो जिन डिनोमिनेशंस में अवेलेबल हैं उन्हीं में हम उनको रिप्रेजेंट करें, ठीक है? सो दैट्स व्हाई वी हैव डन दिस मिली फेराड काइंड ऑफ थिंग। अदरवाइज अगर आप इसको पेपर में करें और आप इसको 0.03069 फेराड की वैल्यू मुझे लिख दें तो दैट इज परफेक्टली फाइन, इट्स परफेक्टली ओके विद मी। सो दिस वाज इट। आई होप कि आपको पावर फैक्टर करेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ पूछिए। सो वी आर गुड, आपको समझ आ गया? मैम, मैम ये in the denominator where did 12 come from? 12 didn't come from anywhere, it was 120 pi, because जो फ्रीक्वेंसी मुझे दी हुई थी ना वो 60 हर्ट्ज में थी। सो मैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, so that was equal to 2 into pi into 60, तो वो था 120 pi। तो 120 का एक जीरो जो है ना, वो जो ऊपर 10 रेज़ टू पावर 3 था उसके साथ मैंने कैंसिल कर दिया, तो वो इसलिए पीछे 12 pi रह गया। ओके मैम, थैंक्स मैम। निकल गया? जी, सो मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ। जी, मोहम्मद तलहा खान, प्रेजेंट मैम। फरहान अहमद अब्बासी, फरहान अहमद अब्बासी,
सैयदा माहम रजा, Present, ma'am. लारेब लाइक, Present, लारेब ma'am. लाइक, Present, ma'am. ठीक है, सरदार सोबान कासिम, Present, ma'am. मोहम्मद उमैर सुहेल, Present, ma'am. खान, असफंदियार खान, उमैर इरफान, Present, ma'am. मोहम्मद सलमान चौधरी, उसैद अहमद, Present, ma'am. तैयब जुल्फ़िकार, Present, ma'am. अब्दुल्ला, Present, ma'am. सैयद मोहम्मद शबीह अहमद, Present, ma'am. शहाब खान, Present, ma'am. मोहम्मद साद खान, Present, ma'am. जवार खान, जवार खान, मोहम्मद ईशान, Present, ma'am. मिराल कमाल, Present, ma'am. उमर जावेद, उमर जावेद, Present. आयशा जाकिर, Present, ma'am. शाहजेब अली जरमस्त, Present, ma'am. मलिक मोहम्मद अम्मार, Present, ma'am. सैयद मोहम्मद जाफिर, Present, ma'am. अवैस रजा, Present, ma'am. इब्तिशाम अली असद, Present, ma'am. दुआ खान, दुआ खान, नूरुलैन ज़हरा, मैम वो प्रेजेंट है, उन्होंने चैट में लिखा है। कौन प्रेजेंट है? दुआ प्रेजेंट है। और नूरुलैन ज़हरा, मैम नूर ट्रेवल कर रही हैं तो उनका कुछ कनेक्टिविटी इशू है, उन्होंने चैट बॉक्स में लिख दिया है। हमादुर रहमान, यस मैम प्रेजेंट। हमजा इमरान, Present, ma'am. शहूद रहमान सैयद, अली हसन तारिक, Present, ma'am. राजा जैन खालिद, Present, ma'am. मुर्तज़ा कमाल दुरानी, Present, ma'am. यासिर अली, Present, ma'am. सज्जाद अली, Present, ma'am. उस्मान जुल्फ़िकार, Present, ma'am. आयशा फुआद, Present, ma'am. मोहम्मद सुलेमान फैसल, Present, ma'am. मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तौसीफ, अरसलान तारिक, प्रेजेंट मैम। मैम तौसीफ मीटिंग में था, उसका भी कनेक्टिविटी शो हो गया। अच्छा ठीक है, मैं लगा देती हूँ उनकी प्रेजेंट। मैम असफन ने भी अपनी चैट में लिखी है, असफन यार खान ने। मैम असफन भी प्रेजेंट है। ठीक है जी, मैं लगा देती हूँ तौसीफ और असफन। और मोहम्मद अवैस नज़ाकत, मैं कौन है? उसैद मैम। हाँ उसैद का मैंने लगा दिया। मोहम्मद अवैस नज़ाकत, प्रेजेंट मैम। जी तो आप कह रहे हैं तौसीफ प्रेजेंट है, सो हियर्स तौसीफ अटेंडेंस। और दूसरे आप कह रहे हैं असफन भी प्रेजेंट है, ठीक है, और मैं भी प्रेजेंट है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ बेटा, खुश रहो।